डियर स्टूडेंट्स, आपका ड्राइंग का सॉल्यूशन तो ऑलरेडी बना दिया है। ड्राइंग आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं दूसरी तरफ, ये आपका मैथ का है, ठीक है। ये मैथ भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में है। तो दोनों आपके सब्जेक्ट जो है मैंने ये कंप्लीट करा दिए हैं। अब हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट इंग्लिश की, ठीक है। तो इंग्लिश को कंप्लीट करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉडल सेट्स आपके सभी के पास होंगे, नहीं होंगे तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑलरेडी मैंने इसके लिए वीडियो बना दिया है, तो उनको भी देख सकते हो। यहाँ पे देखिए, आपका एक सेक्शन 10 मार्क्स का रहेगा जो ए होगा, 12 मार्क्स का बी सेक्शन रहेगा, और आपका सी सेक्शन जो है 8 मार्क्स का रहेगा जो ग्रामर लेके चलेगा, और डी सेक्शन जो है लिटरेचर का है, 20 मार्क्स यहाँ से मिल जाएंगे आपको। तो ये टोटल मिला के आपको 50 मार्क्स मिल रहे हैं, क्योंकि 10 और प्लस 12 हो गए 22, 22 प्लस 8 हो गए 30, और 30 प्लस 20 हो गए आपके 50। तो 50 मार्क्स का ये जो क्वेश्चन पेपर है इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन पेपर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। सेक्शन ए स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो चलिए सेक्शन ए को देखते हैं। सबसे पहले सभी के पास ये क्वेश्चन पेपर होगा, नहीं है तो मैंने बता दिया आपको, मैंने लिंक दे रखी है, उससे आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ये पैसेज जो है आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये पैसेज क्या कहना चाहता है। तो अब सबसे पहले तो ये समझिए कि ये पैसेज क्या कहना चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये पैसेज छोटा सा, आई नो पुअर्टी एंड मिसरी एंड आई क्वाइट अप्रिशिएट बाई पर्सनल एक्सपीरियंस व्हाट इज टू बी द poor, or what is to have no clothes, what it is to have no books, what it is to struggle through life, and what it is to walk through the street without an umbrella, without convenience, along miles on dusty roads। तो इस तरह से ये पैसेज है, और इस पैसेज की पहला जो पैराग्राफ है मैं आपको इसकी हिंदी समझा दूं ताकि आप लोगों को समझ में आए कि ये पैसेज कहना क्या चाहता है। कई बच्चों को क्या दिक्कत आती है कि इंग्लिश तो समझ में नहीं आती है, क्योंकि उसकी हिंदी ही समझ में नहीं आती है। तो देखिए यहाँ पर जो है पहला पैसेज जो आपके सामने स्क्रीन पे ऑन स्क्रीन डिस्प्ले हो रहा है, इसका मैं हिंदी वर्जन आपको बता रहा हूँ। तो देखिए हिंदी में ये पैसेज क्या लिखा हुआ है, मैं गरीबी और दुख को जानता हूँ और व्यक्तिगत अनुभव से सराहना करता हूँ कि गरीब होना क्या है, कपड़े नहीं होना क्या है, किताबें नहीं होना क्या है, और जीवन भर संघर्ष करना क्या है, और बिना छतरी सड़कों के माध्यम से धूल भरी सड़कों पर मीलों तक बिना वाहन के चलना क्या है। तो यहाँ तक हमने जो है रोड्स, डस्टी रोड्स तक यहाँ पे इसका मैंने बताया। इसके आगे क्या लिखा है, मैं यह सब कर चुका हूं और मैं उन कठिनाइयों को समझ सकता हूं जिनका सामना आप में से अधिकांश ग्रेजुएट को आज करना पड़ रहा है। मैं 60 साल के लंबे अनुभव से बोल रहा हूं, कृपया कल्पना ना करें कि ये सभी 60 वर्ष दूध और गुलाब क्या थे। कुछ हासिल करने में सक्षम होने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको ऐसे अनुभवों से गुजरना होगा। तो ये था आपका पहला पैसेज जिसका मैंने आपको हिंदी में समझाया। हिंदी अगर आप दोबारा समझेंगे तो वीडियो को वापस से बैक करिए और हिंदी को दोबारा सुनिए, आपको पूरा का पूरा ये पैराग्राफ समझ में आ जाएगा। आगे जो पैराग्राफ है उसको देखिए। आगे जो आपका दूसरा पैराग्राफ है छोटा है, तो इसको मैं स्क्रीन को बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा। पहला वाला पैराग्राफ बड़ा था। अब देखिए पैराग्राफ नंबर 2 जो आप देख रहे हैं ये वाला, तो यहाँ पर आपका ये जो 2 पैराग्राफ है, ठीक है ना। तो इस 2 पैराग्राफ का मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, हिंदी बताने वाला हूँ, ठीक है। इस वाले पैराग्राफ का अब हिंदी में बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मैं मानता हूँ कि जीवन में सफलता हमेशा बुद्धिमान या मजबूत नहीं होती और कुछ हद तक जुआ है, ठीक है। यहाँ पे पूरा का पूरा मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनना। और यह कुछ हद तक जुआ है, लेकिन जिन लोगों ने अपना दिमाग ठीक कर लिया है और जो अपने काम को जल्दी या बाद में जानते हैं, वे जिंदगी में जल्दी ही या बाद में अपना रास्ता बना लेंगे। लेकिन अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें निराश नहीं होना चाहिए। उन्हें जीवन का सामना करना पड़ता है और जैसा वे पाते हैं वैसा ही ले लेते हैं। एज इट दे फाइंड इट, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है टेक इट एज दे फाइंड इट। इसके बाद आइए नेक्स्ट पैराग्राफ पे। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए ये वाला, व्हाट आई से वाला। तो यहाँ पर जो है इसको भी मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूँ। तो देखिए अब ये क्या कह रहा है, मैं जो कहता हूँ, इसका मैं हिंदी अनुवाद बता देता हूँ ताकि आपको पैसे समझ में आ जाए। मैं जो कहता हूँ वह ये है कि जीवन में महान चीज़ें वास्तव में महान नहीं होती हैं। मुझे जो पसंद है वह है जीवन की सामान्य चीज़ों का आनंद लेना। यहाँ पे
जो लेखक है वो कह रहा है कि व्हाट आई लव इज़ टू एंजॉय कॉमन थिंग्स ऑफ लाइफ, ठीक है ना। यही चीज़ मैं हिंदी में समझा रहा हूँ, समझ लो, क्योंकि हम आगे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पैसेज को समझ लेना चाहिए ताकि हमें आसानी हो। आगे बहुत सारे पैसेज आपको मिलते रहेंगे, 10th में बहुत सारे पैसेज आते हैं, 11th में पैसेज आते हैं, 12th में पैसेज आते हैं। पैसेज आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, इसलिए आपको पैसेज पढ़ते रहना है, इंग्लिश को ढंग से पढ़ते रहना है। तो यहाँ पे क्या है, मुझे जो पसंद है वह है जीवन के सामान्य चीज़ों का आनंद लेना है, ठीक है। यहाँ पर अब इसके बाद में कॉमन लाइफ तक मैंने बता दिए, कॉमन थिंग्स ऑफ लाइफ, ठीक है। आई एम हैप्पी, अब यहाँ पे मैं बता देता हूँ, मुझे खुशी है कि मैं अभी भी रात को सो पा रहा हूँ बशर्ते मैं शाम को 3 मील पैदल चलूँ। यानी कि इसको एक खुशी है कि ये रात को सोता है क्योंकि ये 3 मील पैदल चलता है, इससे थकान की वजह से उसको नींद आती। मैं अभी भी एक अच्छे लंच या एक अच्छे डिनर का आनंद लेने में सक्षम हूँ। मैं अभी भी नीले आकाश को देखने और उसे पसंद करने में सक्षम हूँ। मुझे अभी भी खुले मैदान में घूमना और रागी या ज्वार की महक पसंद है। ये आगे आ गया है, यहाँ पे देखिए, रागी और ज्वार की जो है महक पसंद है, स्मेल ऑफ द रागी एंड ज्वार, ठीक है। तो ये पैसेज का बचा हुआ ऐसा था। और अब जो पैसेज है इसको हम बताते हैं। We think that happiness consists of going to theaters and seeing thrilling films and dramas. हम सोचते हैं कि खुशी में सिनेमा घरों में जाना और थ्रिलर फिल्में और नाटक देखना शामिल है। बिल्कुल नहीं, जीवन में महान चीज़ें भगवान हैं, ऐसी चीज़ें दी जिनकी कीमत कुछ भी नहीं हो सकती है। यानी कि भगवान ने ऐसी चीज़ें दी हैं जिसकी हम कीमत लगा नहीं सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें दी जिनकी कीमत कुछ भी नहीं हो सकती है। आपको जो चाहिए वह है उन चीज़ों की सराहना करने की इच्छा होना, ठीक है। अगर आपका दिमाग और दिल खुला है तो आपके पास ऐसी चीज़ें हैं जो आपको खुशी देती हैं। हर तरफ फलते फूलते रंगों में तितली उछल कूद कर रही है। उस अद्भुत वस्तु को देखो जो परमेश्वर ने हमारे आनंद के लिए दी है, एंजॉयमेंट के लिए दी है। अब आते हैं हम इसके अंतिम पैराग्राफ पे, फिर इसके बाद में इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। इसमें अंतिम पैराग्राफ में वी मस्ट लव नेचर एंड अप्रिसिएट द वंडरफुल गिफ्ट्स ऑफ नेचर्स मार्वलस इंग्यूरिटी, इट्स रिसोर्सफुलनेस and infinite variety. It is the same thing that has inspired me all life. तो हमें प्रकृति से प्रेम करना चाहिए और प्रकृति की अद्भुत सरलता, उसकी साधन संपन्नता और अनंत विविधता के लिए अद्भुत उपहारों की सराहना करनी चाहिए। यह वही है जिसने मुझे जीवन भर क्या किया है, प्रेरित किया है। तो यही है इंस्पायर्ड मी ऑल लाइफ। तो ये था आपका पैसेज जिसको आपने समझा। अब आते हैं हम यहाँ पर क्या करने, इसको समझने की। इसके क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन समझिए। यहाँ पे ए पार्ट पूछा क्या गया है आपसे, ए पार्ट जो है ये वाला ए पार्ट पूछा गया है आपसे कि फॉर ईच वर्ड गिवन बिलो चूज द करेक्ट मीनिंग। यानी कि जो वर्ड यहाँ पे दिए गए हैं इसका करेक्ट मीनिंग ऑप्शंस में दिया गया है। फेस अप मतलब सामना करना, और कन्फ्रंट भी सामना करना होता है। तो फेस अप का मीनिंग पूछा है तो हमारा थर्ड ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा, कन्फ्रंट, ठीक है। इसके बाद आ जाइए यहाँ पर नेक्स्ट जो आपका सेकेंड पार्ट है उसको देखते हैं। यहाँ पे बोला है एकम्प्लिश। एकम्प्लिश मतलब होता है कि मतलब प्राप्त करना, और अचीव भी आपका प्राप्त करना या हासिल करना। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट थर्ड पार्ट पे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ इसके बी पार्ट में क्या पूछा है, व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर कंसिस्ट ऑफ हैप्पीनेस। तो यहाँ पर जो लेखक के अनुसार सुख किसमें निहित है, तो आंसर क्या हो जाएगा, गॉड गिवन गिफ्ट्स विच कोस्ट नथिंग। यानी कि भगवान ने जो उपहार दिए हैं जिसकी कीमत कुछ ही किसी के बराबर नहीं है, ये जो है यहाँ पर जो है सुख इसी के अंदर निहित है अकॉर्डिंग टू ऑथर। तो थर्ड ऑप्शन जो आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए सी पार्ट पे। अब सी पार्ट में क्या पूछा है आपसे, द रीजन वाई लाइफ इज कॉल्ड ए गैम्बल इज बिकॉज। तो जिस तरह से जिंदगी को जुआ कहा जाता है वह है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इवन एन इंटेलिजेंट और स्ट्रॉन्ग पर्सन इज अनश्योर ऑफ सक्सेस। तो यहाँ पर जो एक बुद्धिमान और मजबूत व्यक्ति भी सफलता के बारे में अनिश्चित रहता है, इसीलिए गैम्बल कहा जाता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि इंटेलिजेंट है तो सफल हो जाएगा या स्ट्रॉन्ग है तो सफल हो जाएगा, इसीलिए इसको गैम्बल कहा गया है।
अब आते हैं नेक्स्ट इसके डी पार्ट पे। डी पार्ट में क्या पूछा है, विच स्मेल ऑफ नेचर डिड ऑथर लाइक इन द फील्ड्स। तो यहाँ पूछा गया लेखक को खेतों में प्रकृति की कौन सी गंध अच्छी लगती है। अभी अभी हमने पढ़ा था तो रागी एंड जवार, ठीक है ना, थर्ड या फोर्थ पैराग्राफ था, उसमें ये ऑप्शन था और मैंने हिंदी में आपको अभी अभी बताया कि मुझे रागी और ज्वार की सुगंध बहुत पसंद है, कि लेखक ने कहा था, मैंने हिंदी में इसलिए ट्रांसलेट किया था। इसके बाद आइए ई पार्ट पे। ई पार्ट में क्या है, व्हाट डज ऑथर लव टू एंजॉय, यानी लेखक किस चीज का आनंद लेना पसंद करता है। तो आ जाएगा जीवन की सामान्य बातें, कॉमन थिंग्स ऑफ लाइफ, अभी मैंने बताया था इसको, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें देखिए क्या पूछा गया, लेखक क्या चाहता है कि हम सराहना करें, यानी कि व्हाट डज ऑथर वांट्स अस टू, यहाँ पर आपका जो है एप्रिसिएट, तो यहाँ पर जो है कौन सा आंसर होगा हमारा, ये हमें बताना है। इसके ऑप्शंस देख लीजिए, तो यहाँ पर जो है आप देखेंगे ऑप्शंस, तो ऑप्शंस दोनों ही सही हैं। वंडरफुल गिफ्ट्स ऑफ नेचर इज मार्वलस थिंग, और उसके बाद में प्रकृति का अद्भुत उपहार जो अद्भुत है, और उसके बाद में नेचर रिसोर्सफुलनेस एंड इनफाइनाइट वेराइटी, नेचर की जो इनफाइनाइट वो है, यानी प्रकृति की जो साधन संपन्नता और अनंत विविधता जो है वो दोनों की दोनों है। तो यहाँ पर अभी हमने दोनों चीज़ें बताई थी मैंने आपको, नेचर रिसोर्सनेसफुल भी है और इनफाइनाइट वैरायटी भी है, साथ में वंडरफुल गिफ्ट्स एंड ऑफ नेचर इज मार्वलस थिंग्स, ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन भी सही है। इसके बाद में आपका नीचे अगर हम जाते हैं तो इसका दूसरा ऑप्शन भी सही है, यानी कि बहुत ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड सही है, तो थर्ड ऑप्शन जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट जो इसका जी वाला है इसकी तरफ। वाई डज द ऑथर रिक्वायर 3 miles वॉक इन द इवनिंग, तो यहाँ पर जो है लेखक क्यों 3 माइल का वॉक जो है यानी कि चलना इवनिंग में पसंद करता है, सो दैट ही इज एबल टू स्लीप एट नाइट, ताकि वो रात में सो सके, थक जाता है इसलिए वो जो है 3 माइल्स का वॉक करना पसंद करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका जी पार्ट बी। अब आते हैं हम सेक्शन बी। सेक्शन बी आपका स्टार्ट होता है जिसमें 12 मार्क्स मिलेंगे आपको, राइटिंग सेक्शन है। सबसे पहला जो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, यू आर सोनू सोनी लिविंग एट B72 राजनगर पालम न्यू दिल्ली, योर ब्रदर सिस्टर इज स्टडिंग इन हिमाचल प्रदेश, हिज हर एनुअल एग्जामिनेशन इज अपकमिंग इन दिस एग्जाम मंथ, और ही or she is not taking this seriously, so write a letter to your सिस्टर, यहाँ पर देखो डॉटर लिख दिया है, गलत है, सिस्टर ब्रदर एंड सिस्टर, ठीक है, यंगर, यहाँ पे यंगर है, ठीक है ना, टू योर यंगर ब्रदर सिस्टर एडवाइज हिम और हर टू प्रिपेयर फॉर कमिंग एग्जाम सीरियसली। अब यहाँ पे देखिए आपसे पूछा क्या गया, पहले तो ये समझना है आपको। यहाँ पे देखिए आप सोनू या सोनी हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से देखा, आप सोनू या सोनू या सोनी हैं, और आप जो है 2072 राजनगर जो है पालम नई दिल्ली में रह रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या है, आपका भाई या बहन जो है हिमाचल प्रदेश में पढ़ रहे हैं, और इस परीक्षा माह में उसकी जो वार्षिक परीक्षा होने वाली है वह इसे गंभीरता से जो है नहीं ले रहा है, ठीक है, नॉट टेकिंग सीरियसली। सो आपको आता है क्या है, अपने जो भाई है यानी कि बड़े भाई यंगर, आपके भाई को या बहन को जो है पत्र लिख करके उन्हें आगामी या आने वाली परीक्षा की गंभीरता से तैयारी करने के लिए जो है सलाह देनी है। तो चलिए आते हैं हम इसके सलाह के ऊपर, आते हैं इसको लिखते हैं। सबसे पहले जब भी आपसे लेटर लिखने को बोले तो जब आप इंटरनल लेटर लिखें, इंटरनल मतलब अपने परिवार को, रिश्तेदार को, चाचा ताऊ को, भाई बहन को, दोस्त को, जो भी रिश्तेदार होते हैं जिनको आप जानते हैं, अननोन अथॉरिटीज़ को नहीं, गवर्नमेंट को नहीं, नगर पालिका को नहीं, सफाई कर्मचारी को नहीं, बैंक को नहीं, जो आपसे डायरेक्ट रिलेटेड हैं, ठीक है, उनको अगर आप लेटर लिखते हैं तो उनको हम इनफॉर्मल लेटर कहते हैं, ठीक है, तो या अनौपचारिक पत्र कहते हैं। तो उसमें क्या होता है, केवल जो एड्रेस आपको दिया जाता है वही एड्रेस लिखना होता है। तो जो एड्रेस हमें दिया था B72 राजनगर पालम न्यू दिल्ली, और डेट जरूर डालेंगे आप, तो डेट जरूर मेंशन करना है आपको, ठीक है। तो ये एड्रेस आपको सबसे पहले जो है आपका काम क्या है कि एड्रेस डालिएगा, ठीक है। एड्रेस डालने के बाद में आपको आपका जो भाई को लिखना है, बहन को लिखना है, आप पूरा लिखेंगे डियर ब्रदर या डियर ब्रो या डियर सिस्टर, जो भी आप लिखना चाहें इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, जिसको भी आप लिख रहे हैं। और इसके बाद में आप जो है पूरा का पूरा स्टार्ट करेंगे, आई एम रियली ग्लेड टू हैव योर वार्म लेटर, आई एम फाइन, मम्मा एंड पापा आर ऑल्सो फाइन, आई एम फीलिंग वेरी गुड टू नो दैट यू
गोट प्राइज फॉर रिसेशन recitation from school but you are forgetting about your examinations. ठीक है, एग्जामिनेशन लिख सकते हैं, एग्जाम लिख सकते हैं. यू शुड थिंक यू आर फार अवे फ्रॉम अस एंड यू वर सेंट देयर ओनली फॉर स्टडिंग पर्पज. इसके बाद है मदर एंड फादर एक्सपेक्ट टू यू टू डू समथिंग बेटर इन यूर लाइफ विद बेटर स्टडी. These all achievement can be found by good study. I think now you should do your studies attentively. You are so serious, but you are not taking this exam seriously. तुम सीरियस तो हो लेकिन तुम इस एग्जाम को सीरियस नहीं ले रहे हो. सो प्लीज पे अटेंशन टू योर स्टडीज. लव टू यू, वेटिंग फॉर योर रिप्लाई. तो इस पत्र में हमने लिखा है कि आपका जो है गर्म जोशी भरा पत्र मिला. ठीक है, आई एम रियली ग्लेड टू हैव योर वार्म लेटर. गर्म जोशी भरा पत्र लिखा और मैं वास्तव में ठीक हूँ, मम्मी और पापा भी ठीक हैं, और मुझे ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि आपको जो है पाठ के लिए स्कूल पुरस्कार मिला है. ठीक है, और यहाँ पर जो है बट यू आर फॉरगेटन अबाउट योर एग्ज़ाम. लेकिन आप अपनी परीक्षा के बारे में भूल रहे हैं और आपको सोचना चाहिए कि आप हमसे बहुत दूर इसलिए हैं कि आपको वहाँ सिर्फ पढ़ाई के उद्देश्य से भेजा गया है. माता पिता आपसे बेहतर पढ़ाई के साथ अपने जीवन में कुछ बेहतर करने की उम्मीद करते हैं और इन सभी उपलब्धियों को अच्छे से अध्ययन इन सभी उपलब्धियों को जो है आप अच्छे से अध्ययन करके ही प्राप्त कर सकते हैं. मुझे लगता है कि अब आपको अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाना चाहिए. आप बहुत गंभीर हैं परंतु आप अपनी परीक्षा को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, तो कृपया अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें. लव टू यू. आपको बहुत प्यार और तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा. इस तरह से ये लेटर जो है लिखा गया. अब आप मेरे हिसाब से समझ चुके होंगे. यूर लविंग सिस्टर ब्रदर जो भी लिख रहा है इस लेटर को वो अपना नाम वगैरह लिख देगा, सोनी या जो है सोनू. ठीक है, अगर सिस्टर की जगह ब्रदर लिखते तो यहाँ पे सोनू आ जाता और सिस्टर ने लिखा है तो सोनी आ जाएगा. तो इस तरह से ये लेटर कंप्लीट हुआ. इसके और पार्ट में जो आपका दिया गया था क्वेश्चन, राइट ए लेटर टू योर प्रिंसिपल सीकिंग परमिशन टू अटेंड ए फैमिली फंक्शन. एक फैमिली फंक्शन के लिए आपको लेटर लिखना है. किसको? हेडमास्टर को यानी प्रिंसिपल को. तो आप डायरेक्ट हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस या प्रिंसिपल यूज़ कर सकते हैं. टू द हेडमास्टर या टू द प्रिंसिपल. और जो भी स्कूल इसमें नाम नहीं बताया है तो अगर इसमें नाम दिया होता स्कूल का तो हम इसमें इसका नाम यूज़ करते हैं, लेकिन हमको नाम नहीं दिया तो हम कोई भी स्कूल, जैसे मैंने सेंट इंडियन गर्ल्स हाई स्कूल ले लिया है और इसका एड्रेस जो है आप अपनी मर्जी से हिमाचल डाल सकते हैं, नोएडा डाल सकते हैं, और डेट आपको ज़रूर मेंशन करना है जिस डेट को आप ये लेटर लिख रहे हैं. ठीक है, इसके बाद में आप सीधे सीधे यहाँ पर नीचे आ जाइए. ठीक है, और यहाँ पर जो है आपको क्या करना है, सब्जेक्ट कर देना है परमिशन. ठीक है, टू अटेंड ए फैमिली फंक्शन. उसके बाद रिस्पेक्टेड मैम को लिख रहे हैं या सर को लिख रहे हैं. यहाँ पे देखिए हेड मिस्ट्रेस है तो हमने मैम लिख दिया है. तो आप प्रिंसिपल को लिखते तो रिस्पेक्टेड सर लिख देते. आई एम राइटिंग टू सीक यूर परमिशन फॉर मी टू अटेंड ए फैमिली फंक्शन ऑन 29 जुलाई एट बेंगलोर. ठीक है, यहाँ पर जो है परमिशन मांगी जा रही है किस लिए कि 29 जुलाई को बेंगलोर में एक पारिवारिक समारोह में भाग लेने के लिए आपकी अनुमति लेने के लिए पत्र लिखी जा रही है. आई वुड रिक्वायर ए लीव ऑफ 3 days. और मुझे जो है 3 दिनों की छुट्टी चाहिए. इसमें डेट भी मेंशन कर दी है फ्रॉम 28/7 टू 22. यहाँ पे 22 नहीं है, यहाँ इसको 22 कर लेना. ठीक है, टू 37/22. आई हैव टेकन परमिशन फॉर फ्रॉम माई क्लास टीचर. और मैंने जो है अपने कक्षा शिक्षक से अनुमति ले ली है. और क्या है आगे, एंड आई विल इंश्योर दैट आई कीप माई सेल्फ इन्फॉर्म अबाउट द डेली लेसन्स. और जो है मैं अपने आप को सुनिश्चित करूँगा कि दैनिक पाठों के बारे में जो है मेरी वो क्या रहे, इन्फॉर्मेशन मेरे पास रहे. एंड कंप्लीट एवरी थिंग अप टू डेट व्हेन आई एम बैक. और मैं यहाँ वापस आने पर सब कुछ जो है अप टू डेट कर लूँगा. और काइंडली कंसीडर माई रिक्वेस्ट एंड ग्रांट मी परमिशन. मेरी अनुरोध को स्वीकार करें, विचार करें और मुझे अनुमति प्रदान करें. इस तरह से ये लेटर लिखा गया है. आप इनमें से कम ज़्यादा लाइनें कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई टेंशन नहीं है. जब भी मैं आंसर्स क्वेश्चंस के बताऊंगा इनमें आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है. थैंक यू करके यूर सिंसियरली जो भी है आप रिगार्ड्स लिख करके आप अपना जो है नाम वगैरह लिख करके छोड़ देंगे तो ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. इसका जो थर्ड पार्ट है, डेवलप ए पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स बाय टेकिंग द हेल्प ऑफ द गिवन आउटलाइंस. तो जो यहाँ पे आउटलाइंस दिए गए हैं ना, द इलेक्शन डे, फुल ऑफ एक्साइटमेंट, कैंडिडेट्स कंटेस्टेड, और उसके बाद में कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग,
और फिर उसके बाद में डैश डैश स्कूल पोलिंग सेंटर डैश डे ऑफ इलेक्शन और फेवरिश एक्टिविटी और रश ऑफ वोटर्स, जो ये सारा का सारा पॉइंट्स दिए गए हैं, इनके पॉइंट्स के हिसाब से आपको एक जो है पैराग्राफ लिख देना है। आपकी मर्जी है, पैराग्राफ किसी भी आधार पर लिख सकते हैं और इनमें से ज़रूरी नहीं है कि आप सारे पॉइंट्स को कंसीडर करें, इसमें आप 2-4 पॉइंट को अपनी तरफ से छोड़ भी सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा इन पॉइंट्स को बहुत ज़्यादा आसानी से आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये पॉइंट्स आपको गाइड करते हैं कि आपको कौन सी लाइन आगे बनानी है। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है इन्हीं पॉइंट्स को थोड़ा सा समझाते हुए। इन इंडिया इलेक्शंस आर हेल्ड आफ्टर एवरी 5 ईयर्स, यानी हर 5 साल में होते हैं। लास्ट ईयर इलेक्शन वॉज to be held to elect a new MLA. The candidates of the different political parties were in excitement। ठीक है, बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा आपको, बहुत ही सिंपलेस्ट वर्ड में लिखा है कि इलेक्शन जो है लास्ट ईयर हुआ और इलेक्शन किसके लिए था, इलेक्ट करना था एमएलए को, और कैंडिडेट्स जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी के थे वो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में थे। इसके बाद में है द पार्टीज वर कैनवे कन्वेसिंग इन फेवर ऑफ देयर कैंडिडेट्स, और जो है सब अपने फेवरेट जो उनके कैंडिडेट्स थे उसके जो है वो प्रचार कर रहे थे। और इसके बाद में ए डे बिफोर द पोलिंग डे ऑल द कैनवेसिंग वाज स्टॉप्ड, और जैसे भी जिस दिन भी आप देखना इलेक्शन होता है उससे एक दिन पहले जो है ये सारे प्रचार प्रसार रोक दिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द पोलिंग स्टेशन द पार्टीज पिच देयर स्टैंड्स, और जहाँ पर पोलिंग स्टेशन था जहाँ पे वोट डालने थे उससे थोड़ी दूर ही जो पार्टीज पॉलिटिकल पार्टीज थी उन्होंने अपने अपने टेंट्स गाड़ दिए थे। द पोलिंग अरेंज्ड इन ए स्कूल सेंटर, और जो पोलिंग होनी थी वो एक स्कूल सेंटर में अरेंज की गई थी। दे हैड लिस्ट ऑफ वोटर्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव एरियाज, और जो स्कूल था जो सेंटर था वहाँ पर उनके पास लिस्ट थी वोटर्स की जो जो जिस जिस एरिया से आए हैं। द वोटर्स वर गोइंग टू द टेंट्स ऑफ द पार्टीज ऑफ देयर चॉइस, और जो वोटर्स जिस टेंट में जाना चाहते थे, जिनसे मिलना चाहते थे जिस पार्टी से, उसमें जाके मिल रहे थे। द डे ऑफ इलेक्शन सीम्स एज ए फेवरिस एक्टिविटी डे फॉर द वोटर्स, और वोटर्स के लिए जो इलेक्शन वाला दिन था ऐसा लग रहा था जैसे बुखार वाला दिन हो, जैसे सबको बुखार नशा सा चढ़ गया हो। और देयर वाज ए हैवी रश ऑफ वोटर्स, और बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ थी वोटर्स की। द कैंडिडेट्स ऑफ डिफरेंट पार्टीज यूज्ड कार एंड मिनी बसेस टू ब्रिंग वोटर्स टू द पोलिंग सेंटर, और डिफरेंट पार्टीज के कैंडिडेट्स जो थे वो वोटर्स को विभिन्न कारों में और मिनी बसेस में जो है वोटिंग सेंटर्स तक लेके आ रहे थे। इसके बाद हम और लिख सकते हैं, आप इनमें से बहुत सारी लाइनें कम कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। ध्यान रखना है कि आपका जो पैसेज है वो लाइन आपकी उतनी ही लिखनी है ताकि आपको नंबर आपके आधे भी ना काट पाए। द वोटर स्टूड इन लॉन्ग क्यूज, और जो वोटर्स थे वो लंबी कतार में थे। देयर वर सेपरेट क्यूज फॉर मैन एंड वुमेन, और महिला और पुरुषों के लिए अलग अलग क्यू थी। दे वर स्टैंडिंग इन देयर कलरफुल ड्रेसेस, ईच वोट शोड द स्लिप ऑफ द पोलिंग ऑफिसर, और हर वोटर के पास में जो है एक स्लिप थी पोलिंग ऑफिसर की। हु कंपेयर्ड इट टू द सीरियल नंबर ऑफ द लिस्ट एंड देन पुट ए मार्क विद इंकेबल इंक ऑन हिज फोर फिंगर एंड सेंट हिम टू द ईवीएम, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जिसको बोलते हैं, वहाँ पे उस पर इंक लगा के भेज देता था। वो द वोटर हैड टू प्रेस द बटन, ए बीप साउंड फ्रॉम द मशीन वाज द सिग्नल दैट द वोट हैज़ बीन सक्सेसफुली कास्ट। तो एक बीप साउंड जो है मशीन के अंदर जब आती है तो हमें पता चलता है या उनको पता चल जाता है कि जो वोट है वो सक्सेसफुली हो चुका है। और दिस प्रोसेस कंटिन्यू अप टू 5 o'clock। Then the polling officers sealed the EVM and other relevant documents records, or the police van came and collected the EVM to take them to the collectorate for counting. It was a unique day in my life। तो इस तरह से ये मैंने आपको पैसेज बताया। इस पैसेज को आप उतार सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और उसके बाद में आप इसको याद कर सकते हैं। अगला जो इसका और पार्ट में था, इसमें एक और पार्ट दिया गया था, आई कैन प्ले ए नंबर ऑफ गेम्स बट माई फेवरेट गेम इज़ फुटबॉल वाला। ठीक है, तो ये वाला आपको बताना था, तो ये भी मैंने लिखा। इसमें भी आपको ये हिंट्स जो हैं यूज़ करने थे और मैंने भी अपने इन्हीं हिंट्स के द्वारा जो है ये अच्छे से फुटबॉल का जो है ये लिख दिया। आई कैन लॉट्स ऑफ गेम्स लाइक क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, फुटबॉल, टेनिस एटसेट्रा, बट माई फेवरेट गेम इज़ फुटबॉल। It is an outdoor and most popular game. It is played between two teams. Each team has 11 players. There is one referee. The football game is played for 30 minutes in two phases. The players for both team always try to score a goal. इसके बाद में आराम से आप समझ सकते हैं कि क्या लिखा है, बहुत सिंपल लैंग्वेज मैंने लिखी है। इन दिस गेम द 3 टाइप्स ऑफ प्लेयर्स मेक्स क्रूशियल रोल, और दे आर द फॉरवर्ड प्लेयर्स हु पुट द बॉल इन द गोल पोस्ट, और मिड फील्डर्स
who pass the ball to the forward players, and defenders who prevent the players from the other team from scoring a goal. There is also a goalkeeper who defends the goal post of the team. Since football is a rough and tough game, injuries may happen, and the referees ensures the game is played fairly. Our body stays mentally healthy and physically fit by playing football or other outdoor sports increases immunity in our body, and it is the game of excitement and entertainment I love it most. इस तरह से आप जो है ऊपर वाले जो सारी चीज़ें थी मैंने इनको मैच करके मिला करके अपने हिसाब से सेंटेंसेस बना करके बहुत बढ़िया तरीके से पैराग्राफ बनाया। ठीक है, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। इसके बाद में आपका चौथा क्वेश्चन है, यू आर अनुराग अनु, हेड बॉय और हेड गर्ल ऑफ योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग रोड सेफ्टी गेस्ट लेक्चर बाय इनवाइटिंग द इंस्पेक्टर पुलिस इंस्पेक्टर को ड्राफ्ट ए नोटिस इन अबाउट 50 वर्ड्स इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट टू असेंबल इन द स्कूल ऑडिटोरियम। बहुत सिंपल सा है, तो आप कोई भी देखिए, आप यहाँ पे आपको केवल नाम दिया गया है, आपसे ये नहीं बोला कि कौन सा स्कूल है, तो कोई भी स्कूल लिख सकते हैं। जैसे मैंने सनशाइन पब्लिक स्कूल और दिंदीगुल लिख सकते हैं, हिमाचल लिख सकते हैं, उड़ीसा, बिहार, जहाँ पे भी आप जो चाहें लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, जब आपको नहीं दिया हो, मेंशन नहीं दिया हो क्वेश्चन में। फिर नोटिस सीधा सीधा लिखेंगे, चाहे तो आप चाहें सीधा नोटिस ऊपर लिख सकते हैं, स्कूल का नाम नीचे लिख सकते हैं, फिर आपको डेट मेंशन कर देनी है। उसके बाद में यहाँ पे आप जो है गेस्ट लेक्चर बाय इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस ट्रैफिक, ठीक है, यहाँ पर आप लिख देंगे, यहाँ पर स्टार बना देंगे या यहाँ पे सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं। तो ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट आवर स्कूल हैज़ इन्वाइटेड द इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस ट्रैफिक टू डिलीवर ए लेक्चर ऑन रोड सेफ्टी ऑन कमिंग सैटरडे आई, यानी कि जैसे कि 15th of August 2020। ऑल ऑफ यू हैव टू असेंबल एट 10:30 AM इन द स्कूल ऑडिटोरियम। हेड बॉय और हेड गर्ल, अनुराग या अनु, जो भी आप लिख रहे हैं उसका नाम लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये छोटा सा नोटिस आप आराम से लिख सकते हैं। ध्यान रखना है कि कैसे मैंने आपको समझाया, बहुत ही सिंपल होता है ये सब लिखना, बस आपको थोड़ा सा समझना है कि लिखना क्या होता है। ठीक है, अब इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका और पार्ट में, यू आर मनोज मंजू और सेक्रेटरी हेल्प ऑल क्लब ऑफ द नवोदय विद्यालय कुलू और प्रिपेयर ए नोटिस फॉर द स्कूल स्टूडेंट टू हेल्प द विक्टिम्स ऑफ उत्तराखंड अर्थक्वेक विद मनी मेडिसिन एंड क्लोथ्स। तो उत्तराखंड में अर्थक्वेक हुआ था, उसमें आप हेल्प करना चाहते हैं मनी से, मेडिसिन से और क्लोथ से, तो उसके लिए एक नोटिस जो है आपको ड्राफ्ट करनी है स्कूल बोर्ड के लिए, और आपका नाम यहाँ पे दे रखा है, स्कूल का नाम भी यहाँ पर आपको दे रखा है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो है क्लब ऑफ द नवोदय विद्यालय कुलू, तो यहाँ पर जो है नवोदय विद्यालय कुलू नोटिस, और फिर जुलाई जो है आप जो भी डेट डालना चाहें डाल देंगे, डेट नहीं मेंशनड है, और इसके बाद सीधा सीधा नोटिस लिख देंगे। नोटिस में क्या है, द नोटिस, दिस नोटिस इज इन्फॉर्म यू दैट आवर स्कूल इज कंट्रीब्यूटिंग ए पार्ट टू द Uttarakhand earthquake victims with money, medicine, food and clothes. We all want to be part of this noble issue कह सकते हो, cause कह सकते हो, to help the victims who have lost their loved ones and property. If we can come ahead and help those victims with whatever we can, it gives them a moral support. A small help can bring a big change in their lives. इस तरह से जो है आप पूरा का पूरा जो नोटिस है लिख सकते हैं। बिल्कुल आसान शब्दों में है, हिंदी तो बताने की मेरे को हिसाब से ज़रूरत नहीं है, कि यहाँ पे जो है नोटिस इन्फॉर्म आपको, ये नोटिस आपको इन्फॉर्म करने के लिए कि हम जो है उत्तराखंड अर्थक्वेक में जो विक्टिम्स थे उनके लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कुछ पार्ट ऑफ मनी या मेडिसिन, फूड या क्लोथ, और वी ऑल वांट टू बी ए पार्ट ऑफ दिस नोबल कॉज। और इस तरह की प्राकृतिक आपदा की जो है हम जो है एक वो बनना चाहते हैं कि हिस्सेदार बनना चाहते हैं या इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं, ताकि हम जो उससे विक्टिम्स जो ग्रसित हुए हैं, जिन्होंने अपने प्यारों को खोया है और अपनी प्रॉपर्टीज़ को खोया है, ठीक है, तो उनके जो है हम क्या कर सकते हैं, वाना बी ए पार्ट। ठीक है, इफ़ वी कैन कम अहेड एंड हेल्प दोज विक्टिम्स, अगर हम आगे आते हैं और उन विक्टिम्स की हेल्प करते हैं, चाहे जो भी हम कर सकें, इट गिव्स देम ए मोरल सपोर्ट, और उनके लिए जो है एक मानसिक सपोर्ट मिलेगा, और ए स्मॉल हेल्प कैन ब्रिंग ए बिग चेंज इन देयर लाइफ, और एक छोटी सी हमारी हेल्प शायद उनकी ज़िंदगी में कुछ बड़ा बदलाव ला सकती है। इस तरह से योर फेथफुली लिख करके मनोज कुमार, सेक्रेटरी ऑफ
ऑल क्लब्स, जो भी आपको ऊपर मेंशन है वो लिख देना है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देखिए, सेक्शन सी स्टार्ट हो चुका है आपका ग्रामर वाला शायद, तो यहाँ पे ग्रामर वाले पे हम स्टार्ट करते हैं। चूज द एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर ही फेल्ड द एग्जाम, ही हैड नॉट स्टडीज, तो ही फेल्ड द एग्जाम एज ही हैड नॉट स्टडी, वो एग्जाम में फेल हुआ क्योंकि, क्योंकि वह, यहाँ पे एज को हम क्योंकि वहां लग सकते हैं, और फिर ऐसे बोल सकते हैं जैसा कि उसने नहीं पढ़ा, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। आई डैश ऑन दिस लाइन बिफोर आई रियलाइज माई मिस्टेक, तो यहाँ पे क्या, आई हैड बीन वर्किंग ऑन दिस लाइन बिफोर आई रियलाइज माई मिस्टेक, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए यहाँ पे जंबल वर्ड से, जंबल वर्ड से परफेक्ट वर्ड बनाना है। जब आप इसको जोड़ेंगे तो आपका वर्ड जो बनेगा, एज यू शो सो शैल यू रीप, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। अगला जो डी पार्ट है, इफ आई डैश देयर आई डैश सी योर फादर, तो यहाँ पे दो डैश है तो यहाँ पे आ जाएगा गो वुड, ठीक है। इफ आई गो देयर आई वुड सी योर फादर, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है इसमें, ड्राइवर्स डैश वियर द सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग, तो यहाँ पे ऑट टू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, वी हैड हेल्प्ड हिम, तो यहाँ पे क्या बोला है, चेंज इनटू पेसिव वॉइस, पेसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ही हैड बीन हेल्प्ड बाय अस, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, क्लियर। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट जो पार्ट है उसकी देखते हैं। इसका सेकंड पार्ट जो है, फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया, सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में, माय फ्रेंड सेड टू मी आई शेल गो टू शिमला टुमारो, तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, माय फ्रेंड सेड टू मी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है इसको हमने ऊपर कर दिया है, तो यहाँ पर देखिए ऊपर की तरफ इसका आंसर मैंने ऊपर लिखा है, माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट ही वुड गो टू शिमला द नेक्स्ट डे, ये इसका आंसर होगा सेकंड का, ठीक है। तो सेकंड का आंसर ऊपर लिख दिया, यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए मैंने छोड़ दिया, नीचे ऊपर की तरफ लिख दिया। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे, तो यहाँ पर गेट दिस स्पाइडर डैश माई ब्लेजर और आई विल स्क्रीम, यूज करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम ऑफ और अवे, तो गेट दिस स्पाइडर ऑफ माई ब्लेजर, ठीक है। अवे नहीं आएगा, ऑफ आएगा, तो यहाँ पे ऑफ लिख दिया है, यही इसका आंसर होगा। इसके बाद आ जाइए सेक्शन डी लिटरेचर, जो 20 मार्क्स कैरी करता है। तो यहाँ पे आपको एक पैसेज दिया गया है, इस पैसेज को रीड करना है, और रीड करने के बाद में जो है आंसर्स आपको देने हैं। पैसेज आपके सामने हैं ये, और आपके पास मॉडल पेपर होगा ही, तो मेरे हिसाब से तो आपको किसी को दिक्कत नहीं होने वाली है। तो इस मॉडल पेपर को या फिर इस पैसेज को देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या क्वेश्चंस बनने वाले हैं और क्या उसके आंसर्स होने वाले हैं। तो ये वाला पैसेज जो है इसको पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद में जो है आपको आंसर्स देने हैं। तो यहाँ पे देखिए ये पैसेज तो आपने सभी ने पढ़ लिया होगा, अब मैं इसका आंसर बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर, पहला इसमें पार्ट जो पूछा गया है उसको देखिए, विच टू इम्पोर्टेंट डिसीजन डिड द डॉक्टर टेक, तो इसने कौन से दो डिसीजन लिए हैं। अगर आप जो पढ़ोगे इस पैसेज को, अगर पढ़ लिया होगा तो आपको समझ में आ चुका होगा, टू शेव डेली एंड स्माइल, ठीक है। ये दो डिसीजन उसने जो है लिए हैं, तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा, टू शेव डेली एंड स्माइल। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दो डिसीजन उसने ये लिए थे। और हु डज आई रेफर टू, यहाँ पे आई किसको रेफर किया गया इन द पैसेज, तो इट रेफर टू द नरेटर हु वाज ए डॉक्टर, ये नरेटर यानी लेखक को, आई जो है इसमें लेखक है जो एक डॉक्टर है। उसके बाद में सी पार्ट देखिए, इसमें वॉज द नरेटर मैरिड, तो यहाँ पे आप जब पैसेज पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, नो ही वाज ए बैचलर, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, यहाँ पे डी पार्ट जो पूछ रहा है, वाई डज द डॉक्टर वांट टू कीप ए मुस्टैक, तो द डॉक्टर वांट्स टू कीप द मुस्टैक टू लुक मोर हैंडसम, वो अब बहुत अच्छा हैंडसम स्मार्ट दिखने के लिए जो है मुस्टैक यानी दाढ़ी मूछ रखना चाहता था। उसके बाद में आपका नेक्स्ट पार्ट, ई पार्ट, विच वर्ड और फ्रेज इन द पैसेज मीन्स ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, तो ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस का जो डायरेक्ट मीनिंग होगा पैसेज में वो होता है अर्थ सेकिंग, ठीक है। ये भी आपका सेम ही मीनिंग होता है, तो यहाँ पर जो अर्थ सेकिंग इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका और पार्ट का जो पैसेज है इसको देखिए,
ये वाला आपको और पार्ट में पैसेज दिया गया है, ठीक है। तो इस और पार्ट को आप जब पैसेज को देख रहे हैं तो इसको देख लेना है आपको, और देखने के बाद में जो है आपको आंसर्स देने हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये पहले आप पैसेज पढ़ लीजिएगा बिस्मिल्लाह खां वाला, जो आपको पता ही है। तो अभी इसको हम आगे बढ़ते हैं, इसके क्वेश्चंस को, ठीक है। आगे बढ़ें, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम इसके क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें क्या पूछा गया है, बहुत अच्छा पेपर डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पर ए पार्ट पूछा गया है, वेयर डिड यंग बॉय स्पेंड हिज लाइफ एट द एज ऑफ 3। तो यंग बॉय ने अपना जो है लाइफ कहाँ स्पेंड किया था 3 साल की उम्र में। तो यहाँ पर जो क्या आंसर हो जाएगा, एट मैटरनल अंकल्स हाउस, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पार्ट आपने पढ़ा हुआ है, आपको अच्छी तरह से याद होगा। नेक्स्ट जो पार्ट है उसको देखिए, व्हाट फैसिनेट द यंग बॉय। तो यहाँ पर वॉचिंग अंकल प्रैक्टिस द सहनाई, सहनाई का प्रैक्टिस करते हुए अंकल को देखना ही उसके लिए फैसिनेट था, ठीक है ना। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद सी पार्ट देखिए, हु वाज अली बक्स एंड वेयर वाज ही एम्प्लॉयड। और अली बक्स कौन था और वो कहाँ एम्प्लॉयड था, उसको मतलब किसके पास जो है वो नौकरी मिली थी, कह सकते हैं इस तरह से। तो वो बिस्मिल्लाज मेटरनल अंकल एम्प्लॉयड एट विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस, ठीक है। तो अली बख्श कौन था, बिस्मिल्लाह मैटरनल अंकल था, और एम्प्लॉयड कहाँ था वो, विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस में। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आइए डी पार्ट पे। इसके डी पार्ट में क्या पूछा गया है, फाइंड द वर्ड फ्रेज इन द पैसेज दैट मीन अट्रैक्टेड। अट्रैक्टेड का फैसिनेटेड होता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अलोंग विद, तो अकम्पनिंग जो होता है ये भी इसका सेम मीनिंग होता है। तो ये आपको सेम मीनिंग थोड़ा सा ध्यान रखना है, और पैसेज में सारे के सारे आंसर्स मिलते हैं, अगर आप ध्यान देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद में है आपका ई पार्ट, वाई डिड बिस्मिल्ला खान अकम्पनीज हिज अंकल। तो बिस्मिल्ला खान ने अकम्पनीज क्यों किया अपने अंकल का, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा, बिस्मिल्ला खान अकम्पनीड हिज अंकल टू लर्न फ्रॉम हिम हाउ टू प्ले शहनाई। शहनाई कैसे बजाते हैं इसको सीखने के लिए जो है बिस्मिल्ला खान ने अपने अंकल का जो है साथ दिया। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर जो है 8वां क्वेश्चन है, रीड करना है स्टैंजा को, और उसके बाद में जो है आपको क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। तो ये स्टैंजा आया हुआ है आपका, इस तरह से आपका स्टैंजा आपको देखने को मिलेगा, और इनको पढ़ने के बाद में जो है आपको आंसर्स देने हैं। यहाँ पर जो ए पार्ट है इसकी बात करते हैं हम। अब देखिए यहाँ पर, नेम द पोएट ऑफ द लेक आइसले ऑफ इन्सफ्री। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विलियम बटलर जो है ईट्स। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सही है ना, क्लियर हुआ। यहाँ पर जो आपसे पूछा जा रहा है उसी को ही बताना है, ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर है आपका, वॉट डज द पोएट सी इन इनिसफ्री लैंड। तो पोएट ने इनिसफ्री लैंड में क्या देखा, ये आपको पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इनिसफ्री लैंड में उसने देखा ऑल द अबव ऑप्शंस आज करेक्ट, यानी कि यहाँ पे ग्लिमरिंग मिडनाइट्स भी देखा उसने, ठीक है, और पर्पल नून भी देखा। उसके बाद में द इवनिंग फुल ऑफ लिनेट्स विंग्स, ये भी देखा उसने, क्लियर हुआ। लिनेट के पंखों से भरी शाम भी देखी, बैंगनी दोपहर भी देखी, और टिमाती आधी रात भी देखी उसने। तो ये ऑल द ऑप्शंस करेक्ट है, तो इसीलिए आपका फोर्थ वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। आ जाइए सी पार्ट पे। तो व्हाट डज द पोएट होप टू गेट देयर। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि कवि वहाँ पहुँचने की क्या आशा करता है, ठीक है। व्हाट डज द पोएट होप टू गेट देयर। तो यहाँ पे तो द पोएट होप्स टू गेट देयर पीस। तो वहाँ पर जो है कवि वहाँ पे शांति पहुंचाने का या पहुंचने का जो है उम्मीद करता है। तो यहाँ पे मैंने इसका आंसर लिखा हुआ है, तो ये इसका आंसर है, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लेंगे। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके और पार्ट की बात करें तो यहाँ पे फिर से आपको एक स्टेंजा दी गई है, इस स्टेंजा को आपको फिर से पढ़ना है, ठीक है, और पढ़ने के बाद में आपको आंसर्स देना है। तो आ जाइए देखिए इसका पहला पार्ट। तो हु डज ही इन दीज लाइन्स रेफर टू। यहाँ पर जो है वह, यानी कि इन पंक्तियों में वह किसका उल्लेख करता है, तो वह जो है ही जो इस बोला गया है वो विंड को बोला गया है। तो थर्ड आपका जो पार्ट सही होगा इसका। इसके बाद में व्हाट काइंड ऑफ होम्स डज द पोएट वांट अस टू बिल्ड। तो पोएट हमसे किस टाइप के घरों को बनाने का चाहता है, तो वो स्ट्रॉन्ग हाउसेस चाहता है कि स्ट्रॉन्ग हाउसेस हम बनाएं।
उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पार्ट पे, यहाँ पे व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द पोएम अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट। तो इस पोएम के हिसाब से क्या मैसेज मिलता है या क्या मैसेज देता है ये पोएम, हमें ये बताना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा द पोएम विंड इंस्पायर्स अस टू फेस द चैलेंजेस थ्रू thrown at us with the grit and firm determination. We should be strong enough to face all the hardship of life with courage. कविता पवन हमें हमारे ऊपर आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित करती है और हमें कहती है कि हमें धैर्य और दृढ़ संकल्प संकल्प के साथ इसका सामना करना चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ पे वी शुड बी स्ट्रॉन्ग एनफ, ये वाला भी है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि हमें इतना मजबूत होना चाहिए कि हम जीवन की सभी कठिनाइयों का साहस के साथ सामना कर सके। तो इस तरह से इस एक्सट्रैक्ट का, ये इस पोएम का जो है मैसेज है जो हमने यहाँ पे लिखा है। इसके बाद आ जाइए नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ। नाइन्थ क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है, देखिए यहाँ पे पूछा गया है डिड मार्गी हैव रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल, इफ सो वाई। तो क्या मार्गी के पास नियमित दिन और घंटे थे स्कूल के लिए, यदि हाँ तो क्यों? तो यहाँ पर जो है आपका आंसर हो जाएगा यस, मार्गी हैड रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। तो यहाँ पर जो है हम कह सकते हैं हाँ, मार्गी के पास स्कूल के लिए नियमित दिन और घंटे थे क्योंकि उसकी माँ ने कहा था कि छोटी लड़कियां बेहतर सीखती हैं अगर वो नियमित घंटों में सीखती हैं तो। इसके बाद आइए इसके और पार्ट को हम देखते हैं। और पार्ट में जो क्वेश्चन है इसको देखिए। इसे पूछेगा व्हाट वाज केजियास फादर्स रूटीन बिफोर गोइंग टू एन ऑफिस एंड आफ्टर कमिंग बैक इन द इवनिंग। तो यहाँ पे ऑफिस जाने से पहले और ऑफिस से आने के बाद केजिया के फादर का क्या रूटीन था, ये पूछा गया है। तो डेली रूटीन ऑफ केजियास फादर वाज टू विजिट हर डॉटर्स रूम, मीट हर एंड गिव हर ए किस बिफोर लीविंग फॉर वर्क। तो केजिया का फादर का रूटीन था कि वो उसके बेटी के रूम को विजिट करे और उससे मिले और साथ ही साथ उसको किस करे और उसके बाद में वो वर्क पर जाए। और ही वुड आस्क फॉर द न्यूज़पेपर एंड ए टी आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम द ऑफिस। और वो जो है ऑफिस से वापस आने के बाद में क्या मांगता है, वो आपका ऑफिस से आने के बाद में अखबार और चाय मांगता था। तो ये इसका रूटीन था, यही हमें बतानी थी। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है व्हाट वाज कंफ्यूजन फेस्ड बाय द पोएट इन फ्रंट ऑफ द येलो वुड। तो यहाँ पर सीधा सीधा पूछा गया है कि आपसे पूछा ये गया है कि क्या उलझन थी कवि के सामने पीली लकड़ी से। इस तरह से हम बोल सकते हैं, या पीली लकड़ी से क्या कन्फ्यूज़न थी जो है कवि को। तो यहाँ पे देखिए there were two different ways in front of yellow wood and the poet had to choose one out of them। ठीक है, यहाँ पर पीली लकड़ी के सामने जो है अलग अलग रास्ते थे, कवि को उनमें से जो है एक को ही चुनना था। बिकॉज ही वॉज ए सिंगल पर्सन, क्योंकि वह एक अकेला व्यक्ति था। ही वॉज कन्फ्यूज बिकॉज ही डिड नॉट नो विच पाथ वुड बी बेटर फॉर हिम। और वह इतना मतलब कंफ्यूज था, यूँ कह सकते हैं कि वो इतना भ्रमित था क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि उसके लिए कौन सा रास्ता बेहतर होगा। ठीक है, इसके बाद आ जाइए इसके और पार्ट पे। इसका और जो पार्ट है उसको देखिए। और पार्ट में आपसे क्या पूछा गया है, यहाँ पे देखिए हु हेल्प हर टू कंटिन्यू विद म्यूजिक, वॉट डिड ही डू एंड से। तो यहाँ पर जो है पूछा क्या गया है कि हु हेल्प हर टू कंटिन्यू विद म्यूजिक, संगीत जारी रखने में उसकी मदद किसने की और क्या इसके बाद में व्हाट डिड ही डू एंड से, और उसने क्या किया और क्या कहा। तो यहाँ पे रॉन फॉब्स हेल्प हर टू कंटिन्यू विद म्यूजिक। तो रॉन फॉब्स ने जो है हेल्प किया म्यूजिक के साथ में उसको जारी रखने के लिए। और ही स्टॉप्ड हर पोटेंशियल एंड सेड, उसने क्या करा, उसके पोटेंशियल को रोका और कहा डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे। अपने इसको कानों से मत सुनो, इसको किसी और तरीके से समझने की या महसूस करने की कोशिश करो। ही बिगेन बाई ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। और उसने क्या करा, उसने जो है दो, अभी इसने बोला व्हाट डिड ही डू, तो ये बताना है। और उसने क्या कहा ये तो हमने बता ही दिया। उसने क्या कहा था, उसने कहा था डोंट लिसन टू योर ईयर्स, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे। और इसके बाद में उसने क्या किया, ही बिगेन
ही बिगेन बाई ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स, यानी कि उन्होंने दो बड़े ड्रमों को अलग अलग स्वरों में जो है टोन करना शुरू कर दिया या बजाना शुरू कर दिया। इसके बाद में जो नेक्स्ट है इसका और पार्ट फिर देखिए, इसके और पार्ट में क्या पूछा गया, व्हाट इज द सिंगल मेजर मेमोरी दैट कम्स टू द पोइट्स माइंड हु आर द डार्लिंग ड्रीमर्स ही रेफर टू। तो यहाँ पर जो है आपसे पूछा क्या गया है, कवि के दिमाग में आने वाली एकमात्र प्रमुख स्मृति या प्रमुख जो याद थी वो कौन सी थी या क्या थी, और वह प्रिय सपने यानी अच्छे सपने देखने वाले कौन है जिनका वह उल्लेख करता है। तो यहाँ पर 10 सिंगल मेजर मेमोरीज दैट कम टू द पोएट्स माइंड इज द मेमोरी ऑफ हिज मदर। जो उसके माता जो कवि के मन में जो एकमात्र प्रमुख छवि बोल सकते हैं या स्मृति आती है वह उसके माँ की स्मृति होती है। और द डार्लिंग ड्रीमर्स रेफर्स टू आर ऑल लवली ड्रीमर्स हु रिमेंबर देयर मदर्स इन द सेम वे द पोएट डज। और यहाँ पे डार्लिंग ड्रीमर्स उनको कहा गया है जो उसकी माता को उसी की तरह अच्छे तरीके से जो है वो याद करते थे या स्मरण करते थे। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट आपका 11th नंबर क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। हाउ वॉज द किंगडम ऑफ फूल्स डिफर फ्रॉम एनी अदर प्लेस। तो यहाँ सीधा सीधा पूछा गया है कि मूर्खों का राज्य किसी और जगह से कैसे अलग था। तो एवरीथिंग वॉज डिफरेंट एट द किंगडम ऑफ फूल्स, यानी कि मूर्खों के राज्य में सब कुछ अलग था। द नाइट वॉज कंसिडर्ड एज डे, रात को वहाँ दिन माना जाता था, एंड डे एज नाइट, और दिन को वहाँ पे रात माना जाता था। नॉट ओनली द ह्यूमन बींग्स इवन एनिमल्स स्टेड अवेक एट नाइट, वहाँ पे आदमी ही नहीं बल्कि जानवर भी पूरी रात जगते थे। और एनीथिंग एंड एवरीथिंग कुड बी बॉट फॉर ए दूदू, और कुछ भी और कहीं भी जो है आसानी से एक दूदू में खरीदा जा सकता था। ठीक है, ये वहाँ की जो है अलग चीज़ थी, इसी तरह से वो डिफर था। इसके बाद और पार्ट पे आ जाइए, और पार्ट को देखते हैं। और पार्ट देखिए, और पार्ट पे आ जाइए, देखिए अब और पार्ट। महेंद्र काल्स घोस्ट और स्पिरिट्स ए फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन, व्हाट हैपेंड टू हिम ऑन ए फुल मून नाइट। यहाँ सीधा पूछा गया है, महेंद्र भूतों या आत्माओं को कल्पना की उपज कहता है, तो पूर्णिमा की रात को उसके साथ क्या होता है ये आपको बताना है। ऑन ए फुल मून नाइट ही इज अवोकन बाई ए मून क्लोज टू हिज विंडो, he looked out of the window and saw a dark cloudy form clutching a bundle. He broke into a cold sweat and felt black on his pillow, trying to reason out what he had seen. The only thing that comes to his mind is the female ghost with a fetus in its arm. तो यहाँ पे क्या है, सिंपली सी पूर्णिमा की रात को वो अपनी खिड़की के पास एक कराह से जागता है, जैसे कुछ कराहट नहीं हो जाती उससे हम जागते हैं ना रात को कभी करते। और उसने खिड़की से बाहर देखा, उसने खिड़की से बाहर एक गट्ठर को जकड़े हुए काले बादल के रूप में वहाँ पे कुछ देखा। वह ठंडे पसीने से तरबतर हो गया और फिर तकिए पर आके गिर गया और ये जानने की कोशिश कर रहा था या करने लगा था कि उसने क्या देखा था। और केवल एक चीज़ जो उसके दिमाग में आती है या आ रही थी वह है एक महिला भूत जिसके हाथ में एक भ्रूण था। तो इस तरह से ये महेंद्र जो है कॉल्स करता है स्पिरिट ऑफ फिगमेंट और इमेजिनेशन, और उसके बाद में व्हाट हैपेंस होता है ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पर जो 12वां क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया, टोटो वाज ए प्रिटी मंकी, टोटो एक सुंदर बंदर था। इन व्हाट सेंस इज टोटो प्रिटी, और किस अर्थ में वो जो है टोटो एक सुंदर था या प्रिटी था। तो यहाँ पर जो है आपका आंसर हो जाएगा, टोटो वाज ए प्रिटी मंकी विद ब्राइट आईज स्पार्कलिंग विद मिसचीफ पर्ली वाइट टीथ और क्विक एंड विक्ड फिंगर्स एंड ए ग्रेसियस टेल विच सर्व्ड एज ए थर्ड हैंड, और हिज क्यूट स्माइल यूज टू फ्राइटन elderly Anglo Indian ladies. All these distinct qualities made him look pretty. तो टोटो एक जो है सुंदर बंदर था उस जिसकी चमकीली आंखें शरारतों से जगमगाती थी, मोती जैसे सफ़ेद दांत थे, तेज और जो है तेज तर्रार उंगलियां थी, और एक दयालु या फिर बोल सकते हैं उसका साथ उसके काम करने
काम देने वाला या उसका साथ देने वाला पूंछ था, जो तीसरे हाथ के रूप में काम करती थी। और उसकी प्यारी सी मुस्कान जो है बुजुर्ग एंग्लो इंडियन महिलाओं को डराती थी। ठीक है। और इन सभी विशिष्ट गुणों के से हम कह सकते हैं कि जो है वह एक सुंदर बंदर था। उसके बाद में नेक्स्ट जो है यहाँ पर और पार्ट, वेयर डिड द चाइल्ड गो विद हिज पेरेंट्स और व्हाट डिड ही वांट देयर। तो यहाँ पे सीधा सीधा वो है, बच्चा अपने माता पिता के साथ कहाँ गया, और उसके बाद में यहाँ पर सिंपल क्या पूछा गया है कि क्या, और कहाँ गया, और व्हाट डी ही वांट, और वो वहाँ पे क्या चाहता है। तो यहाँ पर जो है द चाइल्ड वेंट टू फेयर विद हिज पेरेंट्स, जो बच्चा है वो कहाँ जाता है, आप सभी को पता है, बच्चे अपने माता के साथ, पिता के साथ में जो है मेला देखने गया था। ही वांटेड गार्लैंड्स बलून्स एंड स्वीट्स ओवर देयर, और वहाँ पर जो है मालाएं, गुब्बारे और मिठाइयाँ वो उसको चाहिए होती हैं। और ही ऑल्सो वांटेड टू सी द स्नेक एंड टेक ए राइड ऑन द स्विंग, और वो और वह सांप को भी देखना चाहता था, साथ ही साथ वो झूले की सवारी भी करना चाहता था। इसके बाद आ जाइए, हाउ डिड द किंग एंड हिज मिस्टर डाई इन प्लेस ऑफ गुरु एंड हिज डिसिपल। तो यहाँ पे पूछा गया है जो है, हाउ डिड द किंग एंड हिज मिस्टर डाई इन प्लेस ऑफ गुरु एंड डिसिपल। जो उसके शिष्य थे और गुरु की जगह जो है द किंग और उसके मिस्टर कैसे उनकी जगह पे जो है डाई हुए। तो यहाँ पर सिंपल सा है, देखिए, द गुरु विजुअलाइजेस दैट हिज डिसिपल इज इन ट्रबल एंड रीचेस टू सेव हिम। गुरु देखता है कि उनका शिष्य जो है वो संकट में होता है, उनको बचाने के लिए वहाँ पहुँचता है। ही यूज हिज इंटेलिजेंस एंड विजडम टू ट्रैप द फुलिश किंग, और जो है वहाँ पर वो अपनी समझदारी, बुद्धिमानी का उपयोग करके जो है राजा को फंसाने लगता है। और फाइनली द किंग एंड his mister get themselves killed by the stake in peace in place of guru and his disciple। और इसी कारण जो फाइनली जो है अंत में यही होता है कि राजा और उसका जो मंत्री है वो खुद को मार डालते हैं गुरु और उसके शिष्यों के स्थान पर। तो इस तरह से ये आपका आंसर हो गया। इसका और पार्ट जो है इसको देख लेते हैं। तो इसका और पार्ट देखिए, वाई डिड सालो नोट लीव द प्रिंस एंड गो टू इजिप्ट। तो यहाँ पर सीधा सीधा पूछा गया है कि राजकुमार को छोड़कर क्यों नहीं गया मिस्र को। ये आपसे सीधा सीधा पूछ, इजिप्ट क्या मिस्र है ना, तो वो क्यों नहीं गया। तो यहाँ पर जो है, सालो फाइनली डिसाइड नॉट टू लीव द प्रिंस बिकॉज ही हैड गिवन अवे बोथ ऑफ हिज आइज टू पीपल इन नीड एंड वाज नॉट ब्लाइंड, सो द सैलो डिसाइड टू स्टे विद हिम एंड बी हिज गाइड। तो वहाँ पे जो है सिंपल जो है शैलो क्या था, फाइनली डिसाइड नॉट टू लीव। क्यों, क्यों आखिरकार राजकुमार को नहीं छोड़कर जाने का फैसला क्यों किया, क्योंकि उसने अपनी दोनों आंखें जो जरूरतमंद लोगों को दे दी थी, पर वो, लेकिन वो अंधा नहीं था, इसलिए जो शैलो था उसके साथ रहने और उसका मार्गदर्शन करने का उसने फैसला लिया, और इसीलिए वो नहीं गया। इसके बाद में इसका और पार्ट जो है उसको देखिए। तो यहाँ पे और पार्ट क्या बोल रहा है, वॉट आर द प्रीसियस थिंग्स मैंशनड इन द स्टोरी द हैप्पी प्रिंस एंड वाई आर दे प्रीसियस। यहाँ पे सीधा सीधा पूछा गया है कि कहानी जो हैप्पी प्रिंस है इसमें बताएगी कीमती चीज़ें क्या हैं और वे कीमती क्यों हैं, बस ये आपको बता देना है। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं, पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए मैंने आपका मैथ का सॉल्यूशन कंप्लीट करा दिया है, ये मैथ का पेपर है, ठीक है, इसको कंप्लीट करा दिया है। ड्राइंग का आपका कंप्लीट करा दिया है, इंग्लिश आप देख रहे हैं इसका कंप्लीट होने वाला है, ये अंतिम है। और अभी आपके सामने जो प्लेलिस्ट आएगी इसी स्क्रीन पे यहाँ पे प्लेलिस्ट डिस्कस होगी, उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा, उस पर टच कर लीजिएगा, जो वीडियो आपको देखनी है उस पर टच करिएगा, ऑटोमेटिकली वो वीडियो चल जाएगी। तो यहाँ पर जो है आपका ये अंतिम प्रश्न जो है इसको देख लेते हैं। द टू मोस्ट प्रीसियस थिंग मैंशनड इन द स्टोरी आर द काइंड लीड हार्टेड ऑफ द हैप्पी प्रिंस एंड द डेड स्वैलो। ठीक है। तो इस कहानी में जिन दो सबसे कीमती चीज़ों का उल्लेख किया गया है वह हैप्पी प्रिंस है, और जो दयालु लीड हार्ट डेड जो मृत सैलो है वो है। ठीक है। और दे आर प्रीसियस बिकॉज, और ये कीमती क्यों है, द एंजल चूजेस देम फॉर देयर वर्च्यू एंड नोबल नीड्स। क्योंकि ये कीमती इसलिए है क्योंकि देवदूतों ने उनके गुणों और नेक कर्मों के लिए उनको चुना था। एंड गॉड गिव्स देम ए प्लेस इन हिज गार्डन ऑफ पैराडाइज, और भगवान ने अपने स्वर्ग के बगीचे में उनको जगह दी थी।
तो इस तरह से वो प्रीसियस थे। तो ये आपका सोल्यूशन था, और 3 सॉल्यूशंस आप देख रहे हैं, ये आपका कंप्लीट हो चुका है, इन सभी को देख लेना। इसके अलावा आपके जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं वो अपलोड किए जा रहे हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, सब्सक्राइब करके चैनल पे बने रहना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपकी और भी मदद की जा सके। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।